गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का अध्याय 2 मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें ये इस कहानी का नाम है और जिसे लिखा है मृदुला गर्ग ने। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी। जाहिर है सबकी एक ही नानी होती, दो तो होती नहीं किसी की, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी जो पर्दे में रहती है ना, जो दूसरे मर्दों के सामने या फिर किसी भी बाहर वाले मर्दों के सामने नहीं जाती, जो स्वयं को पर्दे में ढक कर रखती हैं। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर किया। यहाँ लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही कि उसकी जो नानी थी, उसने उन्हें कभी देखा नहीं था। वो क्यों? क्योंकि जो उसकी माँ के विवाह से पहले उसकी नानी का देहांत हो गया था, यानी कि लेखिका के जन्म लेने से बहुत पहले उसकी नानी का देहांत हो गया था। उसके जो नाना थे वो बैरिस्ट्री पढ़ चुके थे और उनके रहन सहन में और नानी के रहन सहन, दोनों के रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव था। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं? यह नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब नानी जो थी, जो लेखिका की नानी थी, जब बहुत उनकी स्थिति गंभीर हो गई कि अब उन्हें लगने लगा कि भाई मैं अब जो है जिंदगी को और आगे नहीं जी सकती, मेरा देहांत हो जाएगा, तो उन्होंने झट से क्या किया, अपने पति यानी लेखिका के नाना से कहा कि भाई जो मेरी बेटी है यानी लेखिका की माँ, वो जो कि सिर्फ 15 साल की है और वो उसकी शादी की जिद पकड़ने लगी। और नाना से उन्होंने क्या कहा कि जो आपके मित्र है जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, उन्हें बुला के लो, मुझे उनसे बात करनी है। अब घर के सभी लोग हैरान हो गए कि जो औरत सारी जिंदगी खुद को पर्दे से ढके हुए आई है, वो मरने से पहले अपने आखिरी समय में किसी दूसरे मर्द से, किसी दूसरे व्यक्ति से क्या बात करना चाहते, सभी हैरान थे। लेकिन नाना ने यहाँ बहुत समझदारी से काम लिया और ये देखा कि नानी की स्थिति बहुत ही गंभीर है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती, तो जल्दी से गए और अपने दोस्त को बुलाकर ले आया ताकि बीवी उनसे यानी कि नानी उनसे बात कर सके। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए आप वर तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं, साहबों के फर्मा बरदार से हो जाए। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्यालों की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर उसकी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। अब यहाँ पे नानी ने क्या कहा मित्र से
कि भाई आप जो है आज़ाद ख्यालों वाले हैं, तो मेरी बेटी की शादी एक आज़ाद सिपाही से, आज़ाद व्यक्ति से कराइएगा जो कि आज़ाद ख्यालों का हो, जहाँ मेरी बेटी किसी के दबाव में रह सके। क्योंकि जो उसके नाना है वो तो साहबों की तरह रहते हैं ना, उनका जो काम है वो साहबों वाला है, वो हमेशा साहबों की चाकरी करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वचन दीजिए कि मेरी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो उसको आज़ाद रखे, जहाँ मेरी बेटी किसी प्रकार के बंधनों में बंध के ना रह सके। खैर, इसी तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी, कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का प्रयास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। यहाँ पे लेखिका ने क्या कहा कि जो उसकी माँ थी उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन आज़ादी में हिस्सा लेने का, आज़ादी के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें आईसीएस का एग्जाम नहीं देना पड़ा, और जो कि रही सिर्फ कहने के तो उनके पास कोई भी पैसा नहीं था और पैसों के अभाव के कारण ही उनकी जो स्थिति थी वो परेशान वाली दयनीय स्थिति हो गई थी। माँ को खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जबकि माँ को खादी की साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी उन्हें रात भर उसे जबकि प्रैक्टिस करती थी कैसे पहना जाए ताकि सुबह जो परेशानी ना हो। और जो लेखिका की दादी थी उनका कहना था कि जो लेखक की माँ है वो बहुत ही नाजुक है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में विवाह से पहले कभी भी मुश्किल संघर्ष वाला जीवन व्यतीत नहीं किया, कभी भी कठोर काम नहीं किया, इसीलिए वो इतनी नाजुक है। तो उनकी दादी कहती थी कि भाई हमारी जो बहू है जैसे किसी कीमती सामान को घर लाते हैं उसको संभाल के सेल्फ पे शोकेस में सजा के रख देते हैं, बिल्कुल उनकी बहू वैसी है जिसे धोकर पोंछ कर छीके पैरों पर टांग के सजा के रख दिया जाए। बस वहां से किसी ने उसे उतारने की कोशिश नहीं की, यानी किसी ने भी उन्हें बताने की कोशिश नहीं की कि जिंदगी में जीवन यापन करने के लिए हमें किस तरह से कठिन कठिन कार्यों को करना पड़ता है। क्यों नहीं की? इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी खासियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और धावी काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। तो आपको आसानी समझ में आ गया है। अब हम आगे देखते हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द या पिताजी भी, यानी कि लेखिका ने क्या कहा कि माँ इतनी नाजुक थी कि हमारी परवरिश में भी वो हमारी परवरिश यानी कि हमारी देखभाल भी तरीके से नहीं कर पाती थी। और माँ के अलावा जो घर के और लोग थे, यानी जो घर के पुरुष पाते वे भी सारे के सारे इस काम में सभी लोग मिलजुल कर सहयोग क्या करते थे हमारी परवरिश में, हमारी देखभाल में। पर ठोस काम
ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस चीज से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। यहाँ लेखिका ने क्या कहा कि अगर हमारे अंदर आज़ादी का जुनून है तो हम अपनी आज़ादी क्यों किसी दूसरे के तरीके से मना है ना, हमारी आज़ादी है, उससे हम अपने तरीके से अपने हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं, उसे हम अपने हिसाब से महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी खुशी के लिए हम किसी और से पूछे भाई खुशी कैसे मनाएं, हम खुश में अपनी खुशी में क्या करें। नहीं, आपके जो मन में आता है वैसा ही कीजिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की उपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला कौन सा कारण आया वे देखिए, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यह लेखिका ने क्या किया, जो माँ थी, जो लेखिका की माँ थी, उसने कभी भी अपने बच्चों के लिए तरीके से खाना नहीं बनाया, उनका लालन पोषण नहीं किया, कभी दुलार प्यार नहीं किया। जो सभी माएँ करती हैं, अपने बच्चों को प्यार करती हैं, खाना बनाती हैं, अपने हाथों से खिलाती हैं, लेकिन लेखिका की माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसके लिए हो सकता है वो कुछ बीमार भी रहती थी, बीमारी के कारण घर के काम नहीं कर पाती थी। तो ये सब बातें थी जिस कारण सबने क्या कहा कि जो माँ है वो एक भारतीय माँ के जैसा रूप नहीं दिखा पाई। उनका ज्यादातर समय क्या था, पढ़ने में जाता था, उनकी रुचि पढ़ने में थी ना, घर को किताबें पढ़ने में वो, और जो सारी किताबें पढ़ना, साहित्य के बारे में बातचीत करना, संगीत सुनना, वे अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसा ही करती थी। लेखिका ने कहा कि जब लेखिका की माँ एक अच्छी माँ होने का फर्ज, एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज और एक अच्छी बहू होने का फर्ज तरीके से नहीं निभा पाई, उसके बावजूद जो घर के सभी लोग थे वे कभी माँ को उपेक्षा की नज़र से नहीं देखते थे कि नहीं भाई ये तो ऐसे ही, इसने हमारा काम नहीं करती, घर में ढंग से रहती, सभी फिर भी उसका मान सम्मान किया करते थे। और लेखिका को इसके दो कारण लगे, जिससे पहला कारण था कि उसकी जो लेखिका की माँ थी वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा बिल्कुल सच बोलती थी। और दूसरा ये कि अगर कोई बात जिसे छुपा के रखा गया हो, जिसे किसी को ना बताया गया, तो ऐसी बात को लेखिका की माँ कभी भी बोलती ही नहीं थी। वो एक बात कभी किसी दूसरे तक नहीं पहुंच पाती थी, कभी दूसरे को मालूम ही नहीं होने देती थी कि भाई इस वाली बात को छुपाया गया है या फिर किसी को नहीं बताना है। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, किस कारण कि माँ हमेशा सच बोलती थी, इससे घर वाले उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, बाहर वालों दोस्ती यानी कि जो माँ थी वो एक बात को, जिसने कोई बात बताई वो वहीं तक सीमित थी, किसी दूसरे को पता नहीं चलती थी। और इसी कारण जो बाहर के लोग थे सभी उनके दोस्त थे कि भाई जिससे अच्छे दोस्तों में होता है कि अपनी बात को हम अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी को भी नहीं बताते। बिल्कुल यही गुण माँ के अंदर था और इसी कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती भी मिल गई थी। दोस्त वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यहाँ लेखिका ने क्या कहा कि जो हमारे घर में सभी का एक अपना निजीपन था ना, अगर ऐसा नहीं था कि अगर किसी को चिट्ठी आ गई किसी दूसरे के नाम पर आई, एक व्यक्ति की चिट्ठी दूसरे नाम पर आई है तो जिसके नाम पर आई है वही पढ़ेगा,
जबकि वो चिट्ठी हकीकत में किसी और की थी। अगर किसी को ये भी जानना हो कि माँ की तबीयत कैसी है, खराब है, अच्छी है, तो ये भी किसी को मालूम नहीं चलता था, जब तक सिर्फ उसी को पता चलेगा जिसका चिट्ठी पर नाम लिखा हुआ है। यानी कि घर के सभी लोग एक घर के अंदर बेशक रहते, फिर भी सबका एक निजीपन था जो सभी को मिला हुआ था। और इस निजीपन यानी इस एक अकेलेपन के कारण ही जो लेखिका की तीनों बहनें, उसका जो छोटा भाई था, वे सारे के सारे लेखन में आगे बढ़ने लगे। सभी को लिखने की प्रेरणा मिल रही, सभी लेखन में आगे बढ़ गए, लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। यहाँ लेखिका ने क्या कहा, उसकी दादी थी और दादी की भी सास यानी उसकी परदादी भी थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। यहाँ देखिए कितना अच्छी बात है कि परदादी ने क्या कसम खा रखी थी कि अगर मेरे पास 3 धोतियां हो गया, 2 से ज्यादा 3 हो जाती है, तो जैसे ही तीसरी होती वो किसी एक को एक दान कर देती। यानी सिर्फ 2 ही धोतियां अपने सिर्फ उतना ही रखती थी जिससे उनका जीवन यापन आसानी से हो सकता था। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर ताकत नहीं मानी जाती, इसीलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रियायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी की बेचारी कन्यादान पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदसूरत मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। यहाँ पे लेखिका ने क्या कहा, उसकी दादी, उसकी माँ और नानी थी, यहाँ पे उसकी परदादी भी थी, जिन्होंने जब माँ के गर्भवती होते ही ये मंदिर में जाकर मन्नत मांग ली कि भाई मेरे घर में जो पहला बच्चा आएगा वो एक लड़की देना, मुझे पोती देना। और उन्होंने भगवान से मानी हुई चीज, जैसे कि अक्सर होता है कि अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम किसी को बताते नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या, जो परदादी थी उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी कि भाई मुझे पोती का सुख देना। और ये वाली बात उन्हें पूरे गाँव में जितने भी लोग सभी को बता दी, पूरे में शोर मचा दे कि मैंने भगवान से मन्नत मांगी है। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। यहाँ पे लेखिका ने क्या कि भाई दादी ने जो है, परदादी ने भगवान से मन्नत मांगी कि मुझे एक पोती देना, लेकिन भगवान ने इतनी जल्दबाजी में उनकी बात को सुन लिया कि एक एक करके 5 बहनें यानी दादी की मन्नत को भगवान ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और एक एक करके घर के अंदर 5 कन्या 5 बेटियों का जन्म हो गया। अब यहाँ पे लेखिका ने अपनी दादी और एक चोर के बारे में बताया कि उनके बीच में कैसे गुफ्तगू हुई। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम गुजराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखी जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांवों की आहट से ही खुल गई।
यह लेखिका ने बताया कि उसकी जो परदादी थी वो एक कमरे में सोई हुई थी, गांव में शादी थी और शादी के टाइम पे सारे घर के लोग, घर के पूरी हवेली के जो मर्द लोग थे, सभी जेंट्स पार्ट जो लोग थे, वो लोग दूसरे किसी गांव में रात में चले गए थे और घर की जो औरतें थी वो रात को सभी तैयार होकर नाच गाना कर रही थी। तो एक चोर जो है घर में घुस गया, हवेली में घुस गया और चुपचाप वो इतने धीरे धीरे आया, लेकिन फिर भी जो परदादी थी, कहते हैं बूढ़ों की जो नींद होती है बहुत ही कच्ची होती है, चोर की जरा सी आहट होती जो है दादी कमरे में जग गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोरों के युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी ने बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब चोर जब कमरे में घुस गया तो दादी को पता चल गया और उसने उससे कहा भी पानी पिलाओ, क्योंकि जो लोटा है वो खाली है, तो पानी लेकर आओ। चोर ने डरते डरते उन्हें बता दिया कि मैं जो है चोर हूँ। उन्हें घबरा गया कि दादी को कैसे पता चल गया कि मैं जो चोर हूँ, मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। वो डर गया, उसने डरते हुए उसने बताया कि मैं एक चोर हूँ। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी, कहा ना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती कर। यहाँ पे जो दादी के मन के महानता, जो दादी की महानता है वो दिखाई दे रही कि जब दादी ने चोर को पानी लाने के लिए कहा और चोर ने कहा कि भाई मैं तो एक चोर हूँ, दादी ने कहा तुम चोर हो तो क्या हुआ, पानी लेकर प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जो डांस में लगे हुए, सब नाच गाने में लगे हुए, शादी वाला घर है, तो इस कमरे में मुझे पानी पिलाने वाला कौन है? कोई भी नहीं, तुम चोर हो या फिर भगवान है। तो चोर जो है पानी लेने के लिए गया और वहां से आते हुए उसे कमरे की जो घर का जो पहरेदार था, जो चौकीदार था, उसने पकड़ लिया। और तब दादी ने क्या किया, आधा पानी खुद पी लिया और आधा उस चोर को पिला दिया और ये कहा कि हमने एक ही लोटे से, एक ही बर्तन से दोनों ने पानी पिया है। जैसे माँ अपने बच्चे को आधा पिलाते खुद आधा पी लेती, बिल्कुल वैसे ही मैंने आधा पी लिया, आधा तुमने पी लिया। अब हम दोनों जो है, दोनों ही चोर और दादी दोनों माँ बेटे हो गए। अब तुम बेटे हो इस घर के, तो तुम्हारी मर्जी, तुम चोरी करो या फिर खेती बाड़ी करो, या फिर या तो चोरी करके चले जाओ यहाँ से, या फिर घर को अपना मानो और जो इस घर के काम धंधे उसमें ध्यान, उसमें अपना हाथ बटाओ, उस घर के काम धंधों को करो। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रुमानी हो रही थी। अब जो चोर था वो नानी के, दादी के पास ही रह गया और वहीं पर खेती बाड़ी करने लगा, और जब लेखिका ने उसे देखा तो काफी बूढ़ा हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया
के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलाती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स करामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और सभी लोग इंडिया गेट पर आज़ादी का जश्न देखने के लिए जाने लगे, तो उसमें जो लेखिका थी वो बीमार थी, उसे टाइफाइड हो गया था और डॉक्टर ने उसे वहां जाने के लिए मना करा कि इतनी भीड़ इतनी दूर तुम नहीं जाओगी। तो घर के सभी लोग चले गए, तो लेखिका ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया और बहुत रोई। तो पिताजी ने क्या किया, उसे किताब दे दी पढ़ने के लिए और खुद दूसरे कमरे में जाके पढ़ने लगे। अब घर के सभी लोग जब जश्न देखने के लिए चले गए तो लेखिका रोते तो चुप हो गए, वो किताब को पढ़ने लगी और किताब में इतना ज्यादा मगन होगी किताब को पढ़ने में कि वो दोबारा से रोना भी भूल गई कि उसे रोना है या कुछ और सामान चाहिए, कुछ नहीं, वो सिर्फ किताब पढ़ने में मगन हो गई। और काम पकड़ूं, उस वक्त ब्रदर्स करामजोब मुझे देने में क्या तुर्क थी। तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद कितनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानी व कठ गुलाब उपन्यास के कई अंश। अब लेखिका ने क्या, कभी मुझे पढ़ने का शौक चढ़कर मैं किताब को पढ़ती रही और इतनी बार किताब को पढ़ लिया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें जितने मैंने पाठ पढ़े सारे के सारे आपस में मिल गए थे। किस पाठ से मैंने क्या सीखा, किस पाठ से कितना भूली, कितना मुझे कुछ भी याद नहीं। सिर्फ इतना ही याद रहा कि जो बच्चों पर अनाचार, बिना जो लोग बच्चों पर अत्याचार करते हैं, वो वाला जो हिस्सा था वो मुझे पहली बार में याद हो गया। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा, मैं नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। देखिए, जब एक घर में कई लड़कियां हो जाती तो मन में कहीं ना कहीं घर में जिक्र चलता रहा, इतनी सारी लड़कियां हो गई, इतनी लड़कियां हो गई, इतनी सारी बेटियां हो गई, तो जो लड़कियां होती उनके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है। लेकिन जो परदादी थे उनकी मन्नत में इतना असर था कि घर में जो चारों लड़कियां पैदा हुई, जो बच्चियां पैदा हुई, उनमें किसी के मन में इस बात को लेकर कोई भी दुख या तकलीफ या शिकायत नहीं थी। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। अक्सर क्या होता है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनका जो सरनेम होता है उनके नाम के साथ उनके पति का सरनेम लगाया जाता है। और वैसे ही वो जब लेखिका की बड़ी बहन जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी उसकी शादी हुई तो उसका नाम भी बदल गया, मंजुल भगत हो गया। और लेखिका ने भी जो लिखने वाले जो लेखन का काम था वो शादी के बाद शुरू किया और जो नाम है वो मृदुला गर्ग पड़ गया। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, पर अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व कोई नुकसान नहीं होते, मैंने कभी नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी है और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके
बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बार जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेनू और अचला। पांचों बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की दो बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। लेखिका ने क्या किया, उसकी 5 बहनें थी, तीन जो बड़ी 3 बहनें थी, उन सभी के 2-2 नाम थे। तो जो गांव के लोग थे आस पड़ोस सभी चिढ़ाते थे, पिताजी को मजाक से छेड़ते थे कि भाई आपकी 5-5 बेटियां फिर भी आपका मन नहीं भरता, आप हर बेटी के 2-2 नाम आपने रखे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, लेखिका की और 2 बहनें हो गई और उनके नाम पिताजी ने एक एक ही नाम रखे। और लेखिका की जो 4 बहनें थी वो सभी लिखती थी, सिर्फ एक बहन जो है नहीं लिखती थी। और उसका कारण था, उसका मानना था कि अगर घर के सभी लोग लिखेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, मेरी ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन आदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजूर से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती तो रेनू उसे बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। उदासी रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेनू पीछे पीछे, पसीने में तरबतर, खरामा खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमेया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। यहाँ पे लेखिका ने कहा है कि उसकी जो बहन रेनू है वो बाकी सभी बहनों से व्यवहार में थोड़ी सी अलग थी ना, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। वो जो है स्कूल से घर तक गाड़ी में बैठ के नहीं आती, बल्कि पैदल पैदल चल के आती थी। उससे लगता था कि अगर हम गाड़ी में बैठ कर आते तो ये हमारा सहाबीपन, हमारा सामंती वर्ग नजर आता है, और वो ऐसा नहीं करती थी। अब जब उसने स्कूल की सारी परीक्षाएं पास करी, अब वो कॉलेज में आकर बीए के एग्जाम देने थे तो जिद पे अड़की कि भाई मैं एग्जाम नहीं दूंगी। अब घर के सब लोगों ने समझाया कि तुम पेपर दो, जरूरी है पेपर देना। तो उसने सबसे पूछा कि पेपर तुम दे दो, लेकिन क्यों, उसका कोई फायदा तो होना चाहिए। तो माँ ने इस बात पे क्या कहा कि तुम जाओ जाके पिताजी से पूछो कि बीए करना क्यों जरूरी है। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। जैसे सभी लोग वही समझाते हैं, हाँ अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे व्यक्ति की शादी होगी, लोग इज्जत से देखेंगे। ऐसे ही कारण जिसको पिताजी ने उसको दिए, लेकिन रेनू को उनमें से कोई भी कारण पसंद नहीं आया, क्योंकि अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई ठोस कारणों को, सॉलिड कारण समझ में नहीं आया। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेनू को ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। माँ बाप के कौन सा तर्क आता है काम में, वो हम यहाँ देखते हैं। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेनू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ।
यहाँ पे रेणु का जो चरित्र है वो खुल के नजर आ रहा है कि वो जो अपनी बाकी बहनों के मुकाबले अलग है, और वो जो है सदा अपनी बात पे टिक जाती, जिद्दी थी अपनी बात की। वो यहाँ पे हमें रेणु का चरित्र नजर आ रहा है कि वो जो है सभी बहनों से बिल्कुल अलग थी, और सच बोलने में तो बिल्कुल सबसे आगे थी, अपनी माँ से भी 2 कदम आगे, नहीं कि बिल्कुल सच बोलती, कभी भी झूठ वो नहीं बोलती थी। तीसरे नंबर पर चित्र है, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अब लेखिका अपने तीसरे नंबर की बहन चित्रा के बारे में कह रही है। चित्रा थी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जितना पढ़ती थी उससे ज़्यादा दूसरों को पढ़ाती थी, और यही कारण था कि उसके नंबर कम आते थे, बाकियों के ज़्यादा आ जाते थे। और वो अपनी बात की जिद थी, अपनी बात एकदम टिकने वाली लड़की थी कि वो जो कह देती थी उसी को ही पूरा करती थी। जब उसकी शादी की बात लड़के वाले देखने के लिए आए तो उसने एक ही बार में कहा दिया, मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, किसी से भी नहीं करूंगी। तो उसने ये बात लड़के को बता दी थी कि मैं जो सोच लेती हूँ मैं वही करती हूँ, और इसी कारण उस लड़के ने भी पहली बार में हाँ कर दी, आगे कोई बात को बढ़ाया ही नहीं, और दोनों की शादी हो गई। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिताजी का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीग पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं, और मंजूर और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। अब लेखिका ने क्या कहा, अपनी जो सबसे छोटी बहन थी अचला, उसके बारे में बताया कि वो पिता की बातों को मानने वाली लड़की थी, जो पिताजी कहते थे वही करती थी। पिता के कहने पर उसने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता भी की, और ढंग से पास की, पढ़ाई की, और फिर उनकी पसंद शादी कर ली। लेकिन शादी घर परिवार में उसका मन ज्यादा नहीं लगा, और इसी कारण उसने जैसे उसकी उम्र 30 साल से पार हुई, उसने लिखना शुरू कर दिया। लेखन में उसकी रुचि बढ़ने लगी। एक बात हमें एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कागार पर खड़ी चली हो, पर कागार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। यहाँ लेखिका ने क्या कि हम जो बहनें हैं, बेशक हम लोग अपने घर को, अपने परिवार को तरीके से नहीं चला पाए, फिर भी हमने अपनी शादी को अभी भी टूटने नहीं दिया है ना। उसे चाहे कैसे भी जोड़ के रखा, उसे खींच के चलाते ही रहा, उसे कभी भी हमने टूट कर बर्बाद होने नहीं दिया। उसने क्या किया कि हम चाहे घर के अंदर कैसे भी रहें, अगर हम घर के अंदर भी अपनी इच्छा से जी लेते हैं, अपने हिसाब से जी लेते हैं बिना किसी दबाव के, तो भी ये बहुत बड़ी बात है। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब यहाँ के दिखाई जो लेखिका है वो खुले विचारों वाली ना, आजाद ख्यालों वाली लड़की है। और जब वो बिहार के डालमिया नगर में आ गई तो वहां से देखा कि जो पति पत्नी चाहे वो एक ही जगह जा रहे हो, एक ही साथ में जा रहे हो, लेकिन फिर भी वो अलग अलग जाते थे। तो लेखिका जो दिल्ली से वहाँ पहुंची थी, दिल्ली में कॉलेज की नौकरी को छोड़ के वहाँ पहुंची थी, और आजाद ख्यालों भी होने के कारण उसे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई एक ही जगह जाना है, एक ही परिवार के लोग हैं, पति पत्नी, फिर भी अलग अलग क्यों जा रहे हैं। और वहां रहते उसने, और एक ही साल के अंदर लेखिका ने वहां के लोगों को इस बात के लिए समझा दिया, उन्हें राजी कर लिया कि हम किसी भी पराये शादीशुदा मर्द के साथ या फिर औरत के साथ बातचीत करने से, काम करने से कोई हर्ज नहीं होता, काम करने से कोई छोटा है बड़ा नहीं होता, किसी में कोई हीन भावना नहीं आती। और अपनी इसी सीख के जरिए,
इसी सीख को ध्यान में रखते हुए लेखिका ने कई नाटक किए और इन नाटकों से अलग अलग चीज़ों के लिए, अकाल राहत कोष वगैरह के लिए उसने पैसे जमा किए, लोगों की उसे सोच को बदल दिया। वहां से निकली तो कर्नाटका के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। जब तक तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय थी। मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिले भी पा गए। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो लेखिका है वो बच्चों को पढ़ाना चाहती, उसके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं था, सिर्फ तो उसने क्या कि जो क्रिश्चियंस लोगों की जो मिशनरी थी वहाँ पे रिक्वेस्ट करी भाई एक स्कूल खोल दिया जाए। तो लोगों ने क्या कहा, क्रिश्चियंस लोग जो मिशनरी के लोग थे उन्होंने क्या कहा कि भाई हम स्कूल तो खोल देंगे, लेकिन आप जो पहले हमसे वादा करो कि स्कूल जो है अगले 100 सालों 100 ईयर्स तक स्कूल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्या 100 साल तक की गारंटी कोई ले सकता है? ना तो आप ले सकते हो, ना ही मैं, कोई भी नहीं ले सकता। तो लेखिका को गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से उसने बोला कि मैं तो कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकते भाई कि कोई भी कुछ भी 100 साल तो कंटिन्यू लगातार काम करता रहेगा। तो मिशनरी के लोगों ने क्या कहा कि बच्चों को पढ़ाना आपकी प्रॉब्लम है, अब आप जानो कैसे पढ़ाओगे, हमें नहीं पता। भाई बात तो सच थी कि बच्चों को पढ़ाना लेखिका की ही समस्या थी, और इसीलिए उसने वहाँ पे छोटा प्राइमरी स्कूल खोली और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवा दी। उसने 3 भाषाएं पढ़ानी शुरू कर दी। कौन सी? हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी, 3 भाषाएं पढ़ानी शुरू कर दी। अब लेखिका के बच्चे वहां पढ़े और वहां के जो अफसर लोग थे उनके बच्चे भी वहां पर पढ़ने लगे, और बाद में उन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन ले लिया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वहां ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था कि वह बंद था, चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया। और रेनू को कोई मलाल नहीं था, वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। अब लेखिका अपनी बहन रेनू के बारे में बता रही कि जो रेनू है
वो अपनी बात पर टिकने वाली थी, अपनी बात पर अड़ने वाली लड़की थी। और एक दिन जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश होती, दिल्ली में क्या होता है, जब भी बारिश होती है अगर थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ जाए या कम पड़ जाए तो हर जगह सड़कें गली से पानी से भर जाती हैं। पुलों के जब पानी भर जाता है, लोगों के लिए निकलना, पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यातायात का आवागमन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो रेनू थी उसे स्कूल जाना था और स्कूल की बस आई नहीं, तो उसने क्या कर, नहीं मैं पैदल ही चली जाऊँगी। और घर के लोगों ने समझाया भाई इतना पानी पड़ा हुआ है, इतने हर जगह पानी भरा, तुम स्कूल मत जाओ, स्कूल जो है बंद है, फ़ोन गाड़ियाँ सब कुछ बंद है, तो तुम स्कूल आज रहने दो, मत जाओ। लेकिन रेनू अपनी बात की जिद्दी थी और वो जो पैदल स्कूल चली गई। अब जब स्कूल पहुंची तो वहाँ पे जो चौकीदार था वो देख के हैरान हो गया कि ये कैसे स्कूल आ गई। उसने क्या सोचा मन में, हैरान तो होना था कि इतना पानी पड़ा है, रात को इतनी बारिश हुई है, हर जगह पानी पानी भरा हुआ, कोई भी अपने घरों से नहीं निकल रहा, सभी फंसे हुए हैं, तो ये इतनी दूर पैदल चल के स्कूल कैसे आ गए। और जब स्कूल बंद था तो रेनू को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि मैं इतनी दूर से स्कूल पैदल आई हूँ और स्कूल बंद है, वापस जो अपने घर वो चली गई। और जब घर पहुंची तो सबने क्या कहा, भाई हमने तो पहले ही कहा था स्कूल बंद होगा, तुम क्यों जा रही हो, मत जाओ, तुम नहीं मानी, तो अपने जैसे स्कूल गई तो देखो स्कूल बंद था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे। उस दिन जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यहाँ पे लेखिका ने क्या कहा कि जब रेनू वापस स्कूल से आ गई, सबने उसे बोलना शुरू कर देगा, अरे हमने तो कहा था स्कूल बंद है, तुम मत जाओ, फिर भी तुम चली गई, देखो स्कूल बंद था, तुम वापस आना पड़ा। तो रेनू ने क्या कहा, स्कूल बंद था तो वापस आ गई, तो आप लोगों को परेशानी क्यों, आप लोग क्यों कह रहे, क्यों गई थी, कहाँ गई थी, आप लोगों का कहना इसमें बीच में कहाँ से आ गए, मुझे स्कूल जाना था, मैं गई और वापस आ गई, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। तो लेखिका ने क्या कहा कि मैं सोच रही हूँ कि उतने भरे हुए पानी में, सड़कें जब पानी से भरी होती, लबालब भरी होती, तो उससे पानी के बीच में से निकल कर जाना अकेले, जब कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था, तो कैसा लगा, कैसा अद्भुत लगा हो, कितना रोमांच आया उस पानी में अकेले में जाना और फिर वापस आना। क्योंकि अकेलेपन का भी मजा कुछ और ही होता है ना। लेखिका ने कहा कि अकेलेपन यानी जब अकेले कहीं जाते हैं, आते, अकेलेपन को महसूस करते हैं, तो उसका भी एक अलग ही मजा होता है। तो इस कहानी के अंदर लेखिका ने अपने पूरे परिवार के बारे में बताया है और उसे कभी भी लड़की होने या फिर 5 बहनें होने या फिर उनकी बहनों में कभी भी किसी में भी लड़की होने का कोई भी निराशा का भाव पैदा नहीं हुआ था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।